हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ईशांत कुमार। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 7वां टॉपिक रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 टॉपिक रिवाइज कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, वहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 टॉपिक रिवाइज करेंगे। पहला टॉपिक होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, दूसरा टॉपिक होगा वन डबल फोर्स, तीसरा टॉपिक होगा ब्रिज बॉन्डिंग और चौथा टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम लोग का जो वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। अगर आप लोग को कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच्ड है, वहाँ से आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और अगर कोई डाउट है जेईई नीट से रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर हम लोग 4 ग्रुप पढ़ेंगे। पहला ग्रुप होगा 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, दूसरा ग्रुप होगा 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, तीसरा होगा 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली और लास्ट होगा 16 ग्रुप ऑक्सीजन। इनर्ट पेयर इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग 13 ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोरोन। ये है बोरोन और ये है बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बोरोन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले हम लोगों ने देखा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट वाले में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट वाले में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाएंगे 2p में। और यहाँ पे जो 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धक्के मार के 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और ये चल जाएंगे किसी और एटम के ऑर्बिटल में। और बोरोन पे चार्ज कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थैलियम। थैलियम को देखते हैं हम लोग। ये थैलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैंने सिर्फ आउटर सेल के लिए बनाया है, पूरा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। थैलियम और इंडियम बोरोन फैमिली के अगर अंदर हम लोग बात करें तो थैलियम और इंडियम जो है लेंथेनाइट सीरीज के अंदर आता है। और लेंथेनाइट सीरीज में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल के अंदर जाता है, n-2f के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। और d और f ऑर्बिटल बहुत ही पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा 6s और 6p पे। 6s जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और 6p थोड़ा दूर है न्यूक्लियस के, 6x के बाद आता है 6p। तो इससे क्या होगा कि अगर 6p का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे तो वो निकल जाएगा, भले ही उस पर अट्रैक्शन है लेकिन उतना नहीं जितना 6s पे है। तो उसको उतना एनर्जी नहीं देना पड़ेगा जितना 6s को निकालने में देना पड़ेगा। तो 6p अगर निकलना चाहे तो एटम भी उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, ठीक है। और 6s जो है 6s का इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत दिक्कत आएगा। यहीं से स्टार्ट होता है इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट। इनर्ट पेयर क्या होता है? जब ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और एज अ पेयर रहते हैं, जैसे यहाँ पे 6s में एज अ पेयर ये रह रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पेयर को इनर्ट पेयर बोलते हैं और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आसानी से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो +1 चार्ज जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, निकल ये भी सकता है। 6s के अंदर जो है अगर ज़्यादा एनर्जी दे दें हम लोग तो निकल ये भी जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे +1 भी होगा और +3 भी होगा। थैलियम के ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगा। बोरोन फैमिली के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं बोरोन फैमिली के, जैसे थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ने देखा अभी थैलियम का, तो उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली का
जो जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP2। X जो है कार्बन फैमिली का कोई एक एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा NH2 और NP2। NH2 में NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको एक्साइट करवा दें, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको अगर हम एक्साइट करवा दें तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, मतलब किसी से पेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और हैवियर एलिमेंट्स के केस में क्या होगा कि F और ऑब्वियस सी बात है कि उसमें D और F ऑर्बिटल होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, F ऑर्बिटल में जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो S में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए केवल जो P में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से निकल पाएंगे और ये S वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएंगे। और ये हो जाएगा क्या, इनर्ट पेयर। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बन फैमिली का वो हो जाएगा +4। हैवियर एलिमेंट्स जो कार्बन फैमिली के हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं हम लोग। इसका जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP3। इसमें भी सेम चीज़ है जो हम लोगों ने बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में किया है, सेम चीज़ है यहाँ भी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका हो जाएगा +5। हैवियर एलिमेंट्स +3 भी शो करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4 और यहाँ भी सेम चीज़ है, जैसे हम लोगों ने बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली में किया था, उसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस को 2 पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। पहला है विच डज नॉट इन्वॉल्व आयन। इसके अंदर 3 सब पार्ट हैं। ए पार्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको किज्म फोर्स भी कहा जाता है। बी पार्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको डिबाई फोर्स भी कहा जाता है। सी पार्ट इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। और जो दूसरा पार्ट है विच इन्वॉल्व आयन, इसके अंदर ए पार्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन और बी पार्ट आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको किज्म फोर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ बहुत पोलर आ रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उनको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। ये एक H है हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एक और HCl ले लेते हैं, ये भी पोलर होगा क्योंकि HCl तो है, सेम केस, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी पोलर। और यहाँ एक और ले लिया हम लोगों ने HCl मॉलिक्यूल। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। इनर्ट गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन होता है। ये एक ए एटम है और ये एक बी एटम है। ए जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस पे, यानी ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी पे डेल्टा नेगेटिव यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एक सी एटम है जो कि नॉन पोलर है, तो क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर को इंड्यूस करके पोलर बना देगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है
और ये इसके पास है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। और एक बार यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आया तो अदर हाफ में क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तीसरा पार्ट है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, तो उसमें इंटरेक्शन कैसे होगा। ये होता है क्या होता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मोमेंटरी इम्बैलेंस के कारण इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी अराइज हो जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। उसके कारण क्या होता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या फिर लंडन फोर्सेस जो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लस 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि इसमें एक मोमेंट पे जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक तरफ और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ। तो जिसके कारण क्या होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और एक बार इसमें अगर आ गया है, एक बार इसमें चार्ज जनरेट हो गया, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज में आ गया, तो ये दूसरे एटम को भी क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। तो ये था इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। चौथा है आयन डायपोल इंटरेक्शन। ऐसा इंटरेक्शन जो कि एक आयन और एक डायपोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये Na+ एक आयन है और ये एक H2O एक डायपोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। देख सकते हैं आप कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, डायपोल डायरेक्शन, और इसका इधर होगा। तो इससे क्या होगा कि इसका म्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो एक आयन और एक डायपोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। पांचवा है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ऐसा इंटरेक्शन जो कि एक आयन और एक इंड्यूस्ड डायपोलर मॉलिक्यूल के बीच एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। I- एक आयन है और I2 ऐसे तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन I- क्या करेगा, इसको इंड्यूस करके डायपोलर मॉलिक्यूल बना देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये इंड्यूस हो गया, इंड्यूस होके ये डायपोलर मॉलिक्यूल बन गया। इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अभी हमने वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ा। अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच रिलेशन देखेंगे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला है आयन डायपोल के अंदर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पे पूछता एनर्जी है एग्जाम वगैरह में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं रिलेशन। जरूरत नहीं है वैसे, आप एनर्जी का याद कर लीजिए, काफी है इतना। आयन डायपोल के अंदर E is inversely proportional to r²। डायपोल के अंदर E is inversely proportional to r³। आयन इंड्यूस्ड डायपोल के अंदर E is inversely proportional to r⁴। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के अंदर E is inversely proportional to r⁶। और लंडन फोर्स में भी सेम है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वन डबल फोर्स होगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा।
वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग B2S6 का एग्जांपल लेंगे। ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों बोरोन एटम को जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिज बॉन्ड। और इसका शेप कुछ बनाना की तरह भी रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये एंगल होगा 97 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 122 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंट एस कैरेक्टर, इस वाले बॉन्ड में परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, और इस वाले बॉन्ड में परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। और परसेंट एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड एंगल के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ बोरोन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन इन दोनों बोरोन को दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसे आप लोग। तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा ये ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। इस वाले का जो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। इन दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं चार बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है sp3 हो जाएगा। ये बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसको एक्साइट करा दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। और ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है। इस वाले बॉक्स में ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और सेंटर कितने हैं? 3 सेंटर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और ये एक बोरोन है, तो 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ब्लैक बॉक्स में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेंटर कितना है? 3 सेंटर है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज। ये जो है ब्रिज का काम कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ बनेगा? जहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा। ब्रिज एटम जो है उनमें अगर लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे B2S6 के केस में देखा था आप लोगों ने कि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि B2S6 का देख ही लिया हमने, नॉन प्लेनर होगा, sp3 है, तो ऑब्वियसली बात है कि नॉन प्लेनर होना ही है। फिर BH2 है, sp3s और sp3। फिर Al2CH3 है, sp3 इसका जो मतलब ब्रिज का जो हाइब्रिडेशन होगा वो इस तरह का होगा, नॉन प्लेनर। Al2BH4 Al2C6H5 ये हो गया। अब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? ये ऐसी जगह फॉर्म होगा जहाँ पे जो ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम में लोन पेयर होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग Al2Cl6 लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे Cl के पास कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इसको दे देगा और ये बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। नीचे वाले में भी 2 लोन पेयर हो जाएगा, बच जाएगा सारे बॉन्ड बनाने के बाद। वैसे इनिशियली इसमें 4 लोन पेयर होगा। ठीक है, वो मैंने ये बॉन्ड को कंसीडर कर लिया था, इसलिए वहाँ दिखाई नहीं था, 3 ही दिखाया था। बाकी 4 होता है, इनिशियली 4 है, और ये बॉन्ड बनने के बाद जो है ये दे देता है इसको, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है दोनों। ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? इस वाले का 4 बॉन्ड है तो sp3, और यहाँ कितना है? यहाँ 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, तो यहाँ भी ये भी sp3 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। BeCl2 BeCl2 होल n I2Cl6, इसको देखते हैं डिटेल में, इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? Be2Cl4 है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? इस वाले का ये एटम है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपको sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड है, sp2। यहाँ इसका कितना हो जाएगा? इसके पास 2 लोन पेयर भी है, तो इसका sp3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी sp2 हो जाएगा।
उसके बाद एक और देख लेते हैं BeCl2 होल एन वाले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इसका, और इस वाले का भी sp3, सारे का sp3 हो जाएगा। और sp3 है तो क्या होगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा ये। अब हम लोग I2Cl6 का एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो sp3d2। और इसका sp3 हो जाएगा, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है इसलिए। ठीक, तो अब ये मॉलिक्यूल आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या होगा, नॉन प्लेनर, लेकिन होता ये प्लेनर है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये हो जाता है, प्लेनर हो जाता है ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, जब हाइड्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन बोलते हैं इसको हम लोग। और सेम हाइड्रोजन एक दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड हो, तो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, शर्त क्या है कि ये जो एटम है इस पे लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और सेम हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें लोन पेयर हो, ऐसा एटम जिसमें लोन पेयर हो, तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, जब दो अलग अलग स्कूल के बीच कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं। और जब सेम स्कूल के 2 टीम्स के अंदर या वेरियस टीम्स के अंदर कंपटीशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। आप जानते होंगे ये। तो उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब सेम मॉलिक्यूल के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर का एग्जांपल क्या है, HF। ये HF है और उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल से ये HF अलग अलग मॉलिक्यूल से हैं। जब इनके बीच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा क्या होगा, जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल क्या है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये स्ट्रक्चर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। तो जब इस अंदर ही होगा, मतलब इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, और अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है तो वैक्सीन लगवा लें जल्दी से जल्दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जेईई नीट से रिलेटेड डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और अगर कोई फीडबैक या सजेशन देना है तो गूगल फॉर्म अटैच है, सजेशन या फिर फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।